नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो जितना दिलचस्प है उतना ही विवादों से घिरा हुआ है। द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। हमारे सोर्स ने इस 81,000 करोड़ रुपए के प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का एक बहुत ही क्रिटिकल और डीप एनालिसिस किया है। जरा सोचिए, भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर बसा एक ऐसा इकोसिस्टम जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं है, वहां ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पूरे विवाद की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि इस सोर्स के मुताबिक इस विकास की असली कीमत क्या हो सकती है। इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस मेगा प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट की, फिर देखेंगे इसके इकोलॉजिकल और इंसानी नुकसान क्या हो सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट के अप्रूवल प्रोसेस पर जो सवाल उठे हैं उन्हें समझेंगे। फिर बात करेंगे जियोपॉलिटिकल डिबेट की और आखिर में जानेंगे कॉर्पोरेट हितों से जुड़े उन आरोपों के बारे में जो इस सोर्स ने लगाए हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब जरा इस जीव के बारे में सोचिए। ये है लेदरबैक सी टर्टल। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये डायनासोर के समय से यानी करीब 66 मिलियन सालों से हमारी धरती पर सर्वाइव कर रहा है। और ग्रेट निकोबार का गलाथिया बे भारत में इन टर्टल्स का सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है। अब सोर्स का दावा है कि ये नया मेगा प्रोजेक्ट इन टर्टल्स की 90% से ज्यादा नेस्टिंग साइट्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस तरह के नेशनल डेवलपमेंट की असली कीमत हम क्या चुका रहे हैं। क्या एक इतने प्राचीन और अनछुए इकोसिस्टम को इस तरह से बदलना सही है? तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये 81,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट आखिर है क्या। सोर्स के मुताबिक इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। दूसरा, एक ड्यूल यूज एयरपोर्ट जो मिलिट्री और सिविलियंस दोनों के काम आएगा। तीसरा, 450 MVA का एक पावर प्लांट। और चौथा, एक कमर्शियल टाउनशिप। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि इस टाउनशिप में करीब 3.5 लाख से 6.5 लाख बाहरी लोगों को बसाने का प्लान है। मतलब इस अकेले कदम से उस पूरे आइलैंड की डेमोग्राफी ही पूरी तरह पलट जाएगी। अब आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, इकोलॉजिकल और ह्यूमन कॉस्ट्स। अब इस डेटा को देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सरकार का एस्टिमेट कहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 7.11 लाख पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन सोर्स ने जिन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का हवाला दिया है उनका अनुमान सुनकर आप चौंक जाएंगे। उनके हिसाब से असल में 1 करोड़ तक पेड़ काटे जा सकते हैं। और याद रखिए, ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये 100 साल पुराने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पेड़ हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए एक नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करते हैं। अब इस छोटे से नंबर 29 पर गौर कीजिए। ये नंबर असल में बहुत डरावना है। 2011 के सेंसस के मुताबिक ये इस पूरे आइलैंड पर रहने वाली शोम्पेन जनजाति की कुल आबादी थी, सिर्फ 29। ये लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं और बेहद वल्नरेबल या संवेदनशील हैं। और इसी बात को लेकर सोर्स ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी को हाईलाइट किया है। 13 अलग अलग देशों के जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने लिखित में ये बात कही है कि ये प्रोजेक्ट शोम्पेन ट्राइब के लिए एक डेथ सेंटेंस यानी सीधे सीधे मौत की सजा के बराबर होगा। क्योंकि जब लाखों बाहरी लोग वहां आएंगे तो वो अपने साथ नई बीमारियां भी लाएंगे। और चूंकि इन आदिवासियों का इम्यून सिस्टम इन बाहरी बीमारियों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो उनका सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ जमीन ही नहीं, मरीन लाइफ पर पड़ने वाले असर को लेकर भी सोर्स ने गहरी चिंता जताई है। गैलाथिया बे का जो मुहाना अभी 3 किलोमीटर चौड़ा है, वो सिकुड़कर सिर्फ 300 मीटर का रह जाएगा। इसके अलावा 16,150 से ज्यादा कोरल कॉलोनीज को उनकी जगह से उखाड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि वो इन्हें कहीं और रीलोकेट कर देंगे, लेकिन सोर्स के मुताबिक वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से साइंटिफिक मैडनेस मानते हैं, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर कोरल रीलोकेशन एक अनप्रूवन साइंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, अप्रूवल प्रोसेसेस पर उठने वाले सवाल। इस हिस्से में सोर्स ने कुछ बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं कि कैसे लीगल शॉर्टकट्स का इस्तेमाल किया गया। टाइमलाइन देखिए। सबसे पहले जनवरी 2021 में गैलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रातों रात डी नोटिफाई कर दिया गया। फिर जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने में महीनों या साल लगने चाहिए थे, उसे महज 6 से 7 दिनों में जल्दबाजी में निपटा लिया गया।
और हद तो तब हो गई जब सोर्स के मुताबिक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत आदिवासियों से जो ग्राम सभा में सहमति लेना जरूरी था उसे भी फर्जी तरीके से बाईपास कर दिया गया। और नक्शों से जुड़ा ये आरोप तो और भी गंभीर है। सोर्स हमें दिखाता है कि 2020 में जो सरकारी नक्शा बना था उसमें आइलैंड के चारों तरफ घने कोरल रीफ्स साफ साफ दिखाए गए थे। लेकिन कमाल देखिए, 2021 के नए नक्शे में उन्हीं कोरल रीफ्स को पूरी तरह से गायब कर दिया गया। सोर्स का सीधा सा आरोप यह है कि पब्लिक और स्टेक होल्डर्स से इकोलॉजिकल डैमेज की असली तस्वीर छिपाने के लिए इन नक्शों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। अब आते हैं तीसरे सबसे बड़े डिबेट पर, द जियोपॉलिटिकल डिबेट। तो इस प्रोजेक्ट को डिफेंड करने के लिए अक्सर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक करने की बात कही जाती है, लेकिन इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर एक स्ट्रेट होता क्या है। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो स्ट्रेट पानी का एक बहुत संकरा रास्ता होता है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है। लेकिन सोर्स का कहना है कि जब हम ज्योग्राफी को देखते हैं तो ये चोक करने वाला दावा बिल्कुल खोखला लगता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का का जो असली चोक पॉइंट है वो सिंगापुर और मलेशिया के पास है, जहां उसकी चौड़ाई मुश्किल से 2.8 किलोमीटर है, जबकि ग्रेट निकोबार उस एंट्री पॉइंट से करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर अंडमान सागर में है। तो सोर्स का सीधा सा लॉजिक ये है कि इतनी दूर बैठकर किसी स्ट्रेट को आप ज्योग्राफिकली कैसे चोक कर सकते हैं। और चलिए एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि आपने मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक कर दिया, तो क्या चीन पूरी तरह रुक जाएगा? सोर्स कहता है बिल्कुल नहीं। पिछले 2 दशकों में चीन ने कई ऑल्टरनेटिव रूट्स बना लिए हैं, जैसे म्यांमार से पाइपलाइंस, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट ऑयल सप्लाई, यूरोपियन ट्रेन कॉरिडोर्स और यहां तक कि आर्कटिक शिप रूट्स। तो सिर्फ एक चोक पॉइंट के भरोसे ये मान लेना कि चीन की पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी, सोर्स के मुताबिक ये बस एक गलतफहमी है। जियोपॉलिटिक्स की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सोर्स मौजूदा सिस्टम की पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति पर भी सवाल खड़ा करता है। उनका तर्क है कि अगर हम हालिया सीमा विवादों और अपने पिछले कूटनीतिक रिस्पॉन्स को देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड को फोर्सफुली रोकने जैसी इतनी आक्रामक कार्यवाही का दावा कुछ हजम नहीं होता। सोर्स के मुताबिक पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो किसी ग्लोबल पावर को चोक करने के इस बड़े दावे से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सेक्शन पर, एलिगेशंस ऑफ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स। यहाँ जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो एकदम साफ है। पब्लिक के सामने नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब सोर्स ने प्रोजेक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को खंगाला तो कुछ और ही कहानी सामने आई। 116 स्क्वायर किलोमीटर्स के उस एरिया में से एक बहुत बड़े हिस्से में कसिनो, लग्जरी रिजॉर्ट्स, एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स और कमर्शियल टाउनशिप बनाने की प्लानिंग की गई है। तो फिर इसमें नेशनल सिक्योरिटी का एंगल कहाँ है? और सोर्स के इस कमर्शियल एंगल वाले दावे को तब और मजबूती मिलती है जब बिडर्स की लिस्ट सामने आती है। सोर्स ने हाईलाइट किया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 11 कंपनियों ने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है, जिसमें अडानी पोर्ट्स जैसी बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज भी शामिल हैं। तो यहाँ सोर्स का सीधा सा एलिगेशन ये है कि ये पूरा का पूरा मेगा प्रोजेक्ट असल में हमारी प्राकृतिक विरासत को दांव पर लगाकर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इन सब बातों को जानने के बाद सोर्स हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कॉर्पोरेट एक्सपेंशन और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए एक नेशनल और नेचुरल खजाने का हमेशा के लिए खो जाना और एक पूरी की पूरी जनजाति का खत्म हो जाना जस्टिफाइड है? सोर्स के इस एक्सप्लेनर ने हमारे सामने कई ऐसे अनकंफर्टेबल फैक्ट्स रखे हैं जो हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर डेवलपमेंट की सही डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। इस पर यकीनन गहराई से सोचने की जरूरत है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।